Hello dear student, everyone. Welcome to Mahesh English channel. बाबू आज हम वर्ब के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। वर्ब क्या है, वर्ब किसे कहते हैं और वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, वर्ब का प्रयोग किन रूप में किया जाता है, ये तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। बाबू वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के क्रिया, कार्य, व्यापार वर्ब वह शब्द है जिससे किसी कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध तथा अवस्था को बोध कराने के लिए वर्ब का प्रयोग करते हैं सेंटेंस के अंतर्गत। अब आइए वर्ब टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? बाबू वर्ब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मीन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो मुख्य क्रिया के सहयोग के लिए उपस्थित होता है। मेन वर्ब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया हम उसे कहते हैं जैसे हंसना, गाना, नाचना, बजाना, ऐसे शब्द को मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया अकेले भी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं और मुख्य क्रिया के मदद के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, तब उसके बाद मुख्य क्रिया को रख करके वाक्य को बनाते हैं। समझ गए ना? जैसे फॉर द एग्जाम्पल, रमेश इज गोइंग टू स्कूल। रमेश स्कूल जा रहा है, तो जाना जो क्रिया है, हम पहले बताए थे, हंसना, गाना, नाचना, आने क्रिया धातु, जिस क्रिया धातु के अंत में ना या ताला लगा रहे, वो तमाम शब्द क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। तमाम शब्द क्रिया होते हैं। तो रमेश स्कूल जा रहा है, तो रमेश इज गोइंग टू स्कूल। रमेश इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर देखिए गोइंग मेन वर्ब है, समझ गए ना? और ये जो है सहायक क्रिया के रूप में है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आया। देखिए सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V4 प्लस ऑर्डर करके वो आपको बनाया जाता है ना। बाबू वर्ब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मीन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को तीन कैटेगरी में, तीन टाइप्स में बांटा गया है। पहला है ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में, दूसरा है मॉडल वर्ब के अंतर्गत, और तीसरा है फुल वर्ब के अंतर्गत, मीन वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ वर्ड को, कुछ क्रिया को। आप देखिए ऑक्सिलरी वर्ब टू बी मीन्स होता है क्रिया का होना है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब में जो है एम इज आर, बाज, बर, बिगिन। फिर सब देख लीजिए, एम इज आर, बज, बर, बीन।
ये जो है, अब देखिए इसमें एम इज आर का प्रयोग, एम इज आर का प्रयोग जरा ध्यान दीजिएगा। एम इज आर का प्रयोग जब हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी करते हैं और मेन वर्ब के रूप में करते हैं। तो मेन वर्ब के रूप में कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में जानें। बाबू, एम इज आर या बाज वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में जब किया जाता है कि स्टेट ऑफ बीइंग यानी कर्ता की अवस्था को दर्शाने के लिए एम इज आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत किया जाता है और बाज वर्ब का प्रयोग पास्ट टेंस के अंतर्गत किया जाता है। सब्जेक्ट के यानी कर्ता के अवस्था को दर्शाने के लिए, स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए I am a good boy. I am a good boy. तो I am a good boy, यहाँ पर देखिए am का प्रयोग जो है, I am a good boy, मैं अच्छा लड़का हूँ, यानी मेरे होने की अवस्था को, कैसा लड़का हूँ जी, तो अच्छा लड़का हूँ, तो उसको अवस्था को दर्शाने के लिए मेन वर्ब के रूप में एम का प्रयोग किया गया है। एम इज आर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में भी किया जाता है और मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है। जब मेन वर्ब के रूप में किया जाता है, फुल वर्ब इसको मेन वर्ब के रूप में जब किया जाता है तो किसी भी सेंटेंस के अवस्था को दर्शाने के लिए, यानी किसी भी सब्जेक्ट के अवस्था को दर्शाने के लिए किया जाता है प्रेजेंट टेंस में एम इज आर का, समझ गए ना। और पास्ट टेंस के अंतर्गत बाज और बर का, समझ गए। और ये जो है बिन और बिन, ये बाबू टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं और मूड और जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें इसका प्रयोग होता है बिन का, समझ गए ना, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, समझ गए। अब आइए हैव और हैज, हैड और हैविंग, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और हैव और हैज और हैड जो है मेन वर्ब के रूप में भी, फुल वर्ब के रूप में भी कार्य होते हैं। कब होता है बाबू, जब रिलेशन, जब सब्जेक्ट यानी कर्ता के रिलेशन यानी अधिकार संबंध यानी पोजीशन को दर्शाने के लिए किया जाता है, समझ गए। जैसे रिलेशन और पोसेशन को दर्शाने के लिए हैव और हैज और हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में सेंटेंस के अंतर्गत किया जाता है, समझ गए ना। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, गाड़ी है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, समझ गए ना। सी है, सी has a बाइक, उसके पास मोटरसाइकिल है। तो आप देख रहे हैं ना, हैव और हैज का प्रयोग किस रूप में हुआ, मेन वर्ब में। किस मेन वर्ब में, रिलेशनशिप यानी किसी नाउन को कर्ता के साथ, यानी किसी नाउन यानी किसी सब्जेक्ट को किसी नाउन
के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध जोड़ने बताने के लिए हैव इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत किया जाता है मीन वर्ब के रूप में, समझ गए। और पास्ट टेंस के अंतर्गत हैड का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। हैड का पास्ट टेंस के अंतर्गत में क्या होता है जी, हैड का। गोपाल हैड ए ओल्ड गन, गोपाल के पास पुरानी बंदूक थी, समझ गए, समझ रहे हैं मेरी बात को। गोपाल के पास पुरानी बंदूक थी। और हैविंग का जो प्रयोग, ये जो है हैविंग का प्रयोग आपको पार्टिसिपल सेंटेंस के अंतर्गत में किया जाता है, समझ गए। अब वर्ब टू डू डस डिड ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कार्य करते हैं। अब आइए अब मॉडल वर्ब और वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के रूप में कार्य करते हैं, समझ गए ना। अब देखिए मैंने तो आपको मेन वर्ब के रूप में बताया, आप देखिए ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। अब देखिए आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, तो यहाँ पर जो है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में एम कार्य कर रहा है सहायक क्रिया के रूप में। टीचिंग क्या हो गया जी, मेन वर्ब के रूप में हो गया, समझे, हो गया ना। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आई एम क्या हो गया जी, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और V4 क्या हो गया जी, वर्ब हो गया, समझ गया। यू क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट हो गया, हो गया ना। इसी तरह से आर इसका प्रयोग, ही इज गोइंग टू मार्केट, वो बाजार जा रहा है, समझे। दे आर गोइंग टू सिनेमा, वे लोग सिनेमा जा रहे हैं, इट इज इत्यादि। अब आइए मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शैल, विल, समझे, ये सब जो है मॉडल वर्ब के अंतर्गत आते हैं। बाबू मॉडल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब मिला करके समझे ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होते हैं, समझ गए। अब आइए मेन वर्ब। बाबू मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया धातु, यानी जिस क्रिया धातु के अंत में ता लगा रहे या ना लगा रहे, जैसे दौड़ना, हंसना, जाना, बजाना, ये सब मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया किसी भी सेंटेंस में अकेले प्रस्तुत होते हैं, और किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की सहायता करने के लिए पहले ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार, समझ गए ना, नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार, टेंस के आधार पर, समझ गए। अब आइए मुख्य क्रिया का फॉर्म
5 प्रकार का होता है, यानी रूप, मुख्य क्रिया का 5 रूप होता है। समझ गया? V1, V2, V3, V4, V5। V1 मतलब होता है मुख्य क्रिया प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत, V2 पास्ट टेंस के अंतर्गत। समझ गए? पास्ट टेंस मतलब भूतकाल के अंतर्गत। समझ गए? तो भूतकाल किसके? पास्ट इन डिफरेंट टेंस के अंतर्गत। और इसका प्रयोग V1 का प्रयोग किस में हो जाता है जी? मेन वर्ब के रूप में। समझ गए? तो मेन वर्ब प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस के, आई, बी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। समझ गए? समझ रहे हैं? V3 वर्ब का तीसरा रूप, यानी प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल। समझ गए? और V4 जिसमें वर्ब के साथ ING लेकर के बात। V5 का प्रयोग प्रेजेंट, सिर्फ इसका V5 का प्रयोग किसके साथ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। समझ गए? अब इसमें एक आर है, 2 चीज है इसके अंदर छिपा हुआ। एक है मतलब वर्ब के साथ एस और ई एस। V5 में का मतलब होता है वर्ब के साथ एस और ई एस। अगर वर्ब का लास्ट अक्षर कॉन्सोनेंट रहेगा तो एस लगा करके वर्ब को प्रस्तुत करेंगे। समझ गया? और अगर वॉवेल लास्ट में अक्षर रहेगा तो ई एस लगा करके। समझ गया ना? अब आइए, वर्ब के तो 5 रूप होते हैं ना, और मुख्य रूप से वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल रूप में सेंटेंस के आधार पर किया जाता है। समझ गए ना? अब है रेगुलर वर्ब। किससे कहते हैं? तो रेगुलर वर्ब बाबू, जो वर्ब जिस वर्ब का रूप का परिवर्तन होता है, जिस वर्ब के रूप का परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब। समझ गए? रेगुलर जैसे गो V1 में, और जब उसका V2 में प्रयोग करेंगे तो वेंट का प्रयोग हो जाएगा, और V3 में जब प्रयोग करेंगे तो गोल का हो जाएगा, और V4 में जब इसका प्रयोग होगा तो गोल का प्रयोग हो जाएगा, और V5 में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? घोष का हो जाएगा। समझ गए ना? समझ? अब आइए यहाँ पर देखने की बात है, जरा ध्यान दीजिएगा। रेगुलर वर्ब का क्या होता है जी? रूप का परिवर्तन होता है। समझ गए? समझ रहे मेरी बात? वो इर्रेगुलर वर्ब जो होता है उसका जो है रूप का परिवर्तन नहीं होता है। प्रेजेंट से जो पास्ट में बनाते हैं तो डी लगाते हैं, और पास्ट प्रेजेंट रूप में जो उसको बनाते हैं उसमें भी डी का प्रयोग होता है। समझ गया? और वर्ब के साथ ING तो का प्रयोग होता है। ये जो ING का प्रयोग होता है वो आपको जेरेंट के अंतर्गत इसको नाम के रूप में जब वर्ब आता है तो उसमें प्रयोग होता है। समझ गया? ऐसे वर्ब टेंस के आधार पर ही इसका प्रयोग किया जाता है। अब ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया हम इसे कहते हैं जिस वाक्य में कर्ता द्वारा किए कार्य का फल कर्म पर पड़ता हो। समझ, उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी साकार वाक्य। समझ, जिसे राम भात खाता है तो यहाँ पर जो है भात, देखिए भात है ना, ये क्या है? ये कर्म है, और क्रिया क्या है? ये खाना है। तो राम क्या खाता है जी? तो भात खाता है, यानी इसका कर्म क्या है जी? भात का खाना। समझे? तो राम, आप देखिए राम ईट्स
राइस, राम भात खाता है। तो यहाँ पर जो वर्ब जो है, वर्ब है, देख रहे हैं ना, खाना, राम ईट्स राइस। ये जो है मैंने बताया, पहले बता दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया का प्रयोग, सकर्मक वर्ब का प्रयोग, समझिए, प्रयोग कर्म, कर्म होता है ना, ऑब्जेक्ट से पहले होता है, समझिए। जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे वाक्य को हम क्या कहते हैं जी, ट्रांजिटिव वर्ब के वाक्य, समझ गए। जैसे राम भात खाता है, राम इट्स राइस, राम भात खाता है। तो राम का क्या काम है जी, खाने का क्या काम है जी, तो भात का खाना, समझे, राइस का खाना, राम इट्स राइस, समझ गए। अब ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब मिलता है असकर्मक क्रिया, है ना, क्रिया, जिसमें मतलब कि वर्ब, जिसमें वर्ब होते हैं और ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, समझ, वर्ब होते हैं परंतु ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। जैसे आई स्लीप, मैं सोता हूँ, है ना, वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट कर्म नहीं, समझे। ही गोस टू स्कूल, समझे। ऐसे वाक्य देखें, एक इसमें क्या है जी, कर्म नहीं है, ऐसे वाक्य को इंफ्लेटिव वर्ब के वाक्य कहते हैं। और इंफ्लेटिव, ऐसे वाक्य को इंट्रांजिटिव वर्ब के वाक्य कहते हैं, समझिए। अब है फिनिट, फिनिट और नॉन फिनिट। फिनिट, राम इट्स ए मैंगो, तो फिनिट वर्ब का प्रयोग और नॉन फिनिट वर्ब का प्रयोग। फिनिट जिसमें मतलब कि फिनिट वर्ब, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य जब कर्म पर पड़ता है तो ऐसे वाक्य को, वैसे वाक्य के वर्ब क्या कहा जाता है, कहते हैं जी फिनिट कहते हैं। जैसे राम इट्स एम, राम आम खाता है, समझ गए। और नॉन फिनिट, और एक चीज और, फिनिट वर्ब का पर्सन और नंबर के अनुसार, समझे, उसके रूप में परिवर्तन होते हैं, समझ गए, वर्ब के रूप में परिवर्तन होते हैं, समझ गए। नॉन फिनिट में वर्ब का परिवर्तन नहीं होता है, समझ गए। अब देखिए, वर्ब का रूप का परिवर्तन नहीं होता। जैसे नॉन फिनिट के वाक्य में आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, तो ये वांट जो है फिनिट है और ये क्या है, गो क्या जी, नॉन फिनिट है, समझे। इसका परिवर्तन नहीं होता, V1 की ही अवस्था में सदा रहता है, समझ गए। अब है इन्फिनिटिव टू, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग वर्ब के अंतर्गत किया गया जाता है, समझे ना। इस इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कैसे वर्ब के अंतर्गत किया जाता है उसके बारे में इन देखिए, नाउन के रूप में, समझ गए। अब देखिए, चोरी करना पाप है, तो चोरी क्या है जी, चोरी करना, करना, करना तो कर्म होता है लेकिन क्रिया होता है ना, तो क्रिया के रूप में ये नाउन का रूप में प्रयोग हो रहा है। जैसे चोरी करना पाप है, तो इसको दो ढंग से, अब यहाँ पर देखिए टू स्टेट, यानी वर्ब क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है, कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। टू स्टिल इज ए सिन, समझ गए। अब gerund के रूप में देखिए, नाचना एक कला है,
समझे? तो जेरेंड के रूप में, नाउन के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है ना? यहाँ पर क्या कर रहा है? नाउन के रूप में। डांसिंग इज एन आर्ट, नाचना एक कला है। समझ गए? अब देखिए पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स का जो है, इसका जो बता, पार्टिसिपल के अंतर्गत प्रेजेंट, समझिए, पास्ट और पार्टी परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट में जैसे होता है पार्टिसिपल के सेंटेंस में ही इज प्लेइंग, है ना? और पास्ट में देखिए दिस इज ए बॉय, यह वाला है। समझ गए? है ना? और परफेक्ट के रूप में द सन हैविंग राइज द कतर, द सन हैविंग राइज, द सन हैविंग राइजिंग, द सन हैविंग राइजिंग, ये जितनी धूप थी, समझे? The birds begin to fly. The sun having rising. पूरा the sun having rising. अब यहाँ पर भी having का जो प्रयोग हुआ है, समझो, राइजिंग जो है वो देखिए वर्ब है, और having का जो है यहाँ पर बताए काम है। पार्टिसिपल रूप में इसका प्रयोग हुआ है having का। समझ गए ना? जय हिंद।